हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। इतिहास के इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करें क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप तैयार करने वाले हैं आपके बोर्ड में सीधा आने वाला है। मैंने वही सवाल सेलेक्ट किया है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मॉडल पेपर। आपको बता दें कि यहाँ पे इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें 5 खंड आपके दिए रहेंगे, 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा और फिर इसके बाद जो है आपका जो खंड खा होगा उसमें 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और जो खंड घा रहेगा उसमें 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और खंड जो अंगा रहेगा उसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां और 5 मानचित्र के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं खंड का से। और सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सुतकागेडोर, या फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन है चानु होदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्णा, विदुर, व्यास या अर्जुन? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यास, वेद व्यास। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति किस शहर में हुई थी? तो 1857 क्रांति कोलकाता में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या मेरठ में? तो ये भी मानचित्र में पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, तो मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1930, 1932, 1931 या 1935 में? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संथाल आंदोलन किस से संबंधित है? जनजाति आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जनजाति आंदोलन से। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था? तो इब्न बतूता भारत पहुंचा था आपका यहाँ पे 1333। ठीक है, जो है 333 ध्यान रखेंगे। ये आपके डेट वाला जो आता है ऐतिहासिक तिथियां उसमें भी पूछा जा सकता है। 1333 1333 ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सहायक संधि का संबंध किससे है? तो सहायक संबंधी का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है सहायक संधि वाला। सहायक संधि का बात करें तो इसमें व्यपगत नीति भी पूछ लेता है। ऐसे पूछा गया व्यपगत नीति, इसकी जगह पे ये भी पूछ लेगा, तब भी राइट आंसर ये होगा व्यपगत नीति। ठीक है, तो सहायक संबंधी का सहायक संधि का संबंध जो है लॉर्ड कर्जन, बेलंजली या कॉर्नवालिस या फिर डलहौजी से? तो राइट आंसर लॉर्ड बेलंजली हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1910 में, 1912 में, 1911 में, 1913 में? राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका जो है 1911 में दिल्ली जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1940 में, 1942 में या फिर 1942? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत है, 1942 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य? तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार से आंसर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और फिर बात करते हैं खंड खा की, 50 शब्दों में लिखना रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला है क्वेश्चन, अलवार एवं नए नार के विषय में आप क्या जानते हैं? इस प्रकार से ऐसे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर आइए देख लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे क्वेश्चन है अलवार और नए नार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पहला है अलवार। अलवार का मतलब ये कि ये विष्णु भक्त जो है संत थे, ये विष्णु भक्त संत थे जिन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया था और मुख्यतः ये तमिलनाडु में सक्रिय रहे। वहीं नयनार की बात करें तो ये शिव भक्त थे जिन्होंने शिव की भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश दिया था। ठीक है, दोनों भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिए और जाति पात का इन्होंने भेदभाव विरोध किया था। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना क्या है? तो नगर योजना की अगर बात करें नगर नियोजन की, तो ये ग्रिड पद्धति पर जो है आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है कि जैसे इस प्रकार से होता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति, ऐसे बोलते हैं इसको ग्रिड पद्धति। यानी जो घर बनते थे वो सड़कें होती थी, सड़कें ऐसे समकोण पर काटती थी और ऐसे ही इसके किनारे किनारे यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे घर बने होते थे। ठीक है, तो इसी को ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है।
आगे है यहाँ पे मुख्य शहर में दुर्ग और ऊपर जो है जैसे ऊपरी शहर और निचला शहर कहा जाता था। इसमें इस प्रकार से ऐसे फिगर होता था। तो यहाँ पे होता क्या था कि ये निचला शहर होता था नीचे, और ऊपर जो है यहाँ पे दुर्ग होता था। दुर्ग में राजा महाराजा होते थे, और जो निचला शहर होता था यहाँ पे किसान सैनिक अन्य जो है लोग वो रहते थे। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इसमें सड़कें जो है चौड़ी सीधी होती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती थी। प्रमुख नगर की बात करें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल इसके प्रमुख स्थल हैं। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, महान स्नानागार के बारे में बताना है। महान स्नानागार के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार है, और स्नानागार मिला था वहाँ से, और इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों एवं पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। इसमें जल निकासी की जो है कुशल व्यवस्था की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की जो है वापसी कब की गई थी, तो 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और इसके बाद जो है उसके 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा हत्याकांड में इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी को जो है इसमें थाने में आग लगा दी गई थी। तो उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताना है। तो भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं, पहला है लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। दूसरा संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अपने आप में खुद का मालिक होना, यानी भारत एक संप्रभु है, यानी स्वतंत्र राष्ट्र है, और कोई विदेशी शक्ति इसके अधीन नहीं है। मतलब कोई विदेशी शक्ति के अधीन भारत नहीं है कि कोई भारत के ऊपर गुलाम जो है आर्डर फरमाए उसके बाद भारत काम करे, ऐसा नहीं है, भारत स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब है कि सभी जो है इसमें कई सारे भारत में धर्म के लोग रहते हैं, और जो है सभी धर्मों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें कोई भी जो है मतलब एक धर्म इसमें जो है दर्जा नहीं है, सभी धर्म समान है, ऐसा माना गया है। ठीक है, आगे है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता, धार्मिक ऐसे और अधिकार दिए गए हैं, जिसमें ये इसका सबसे बड़ी मुख्य चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होता है यहाँ पे खंड गा की, जिसमें 100 शब्द में आपको लिखना रहेगा, आपको जो है 5 नंबर मिलेगा, और लघु उत्तरी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इनको देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भक्ति आंदोलन के कारण बताना है। तो भक्ति आंदोलन 8वीं से 17वीं शताब्दी तक चला था। इसका उदय के कई सारे कारण देखने को मिले थे। तो पहला कारण यहाँ पे है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब है कि जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ियों से तंग आकर लोगों ने सरल और सुलभ भक्ति मार्ग अपनाया था, पहला पॉइंट। दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रभाव। इस्लाम धर्म का प्रभाव का मतलब ये है कि सूफी परंपरा ने ईश्वर की सीधी आराधना और प्रेम को मार्ग को दिखाया था, जिसमें भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट देखिए, भ्रष्टाचार। धार्मिक भ्रष्टाचार में मंदिरों और पुरोहितों के भ्रष्टाचार ने लोगों को सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की ओर जो है मोड़ा था। नेक्स्ट है आत्मा और परमात्मा का संबंध। मतलब यह है कि भक्ति संतों ने ईश्वर को प्रेम और समर्पण द्वारा पाने का संदेश दिया है। वहीं बात करें अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पे भाषाई क्रांति के बारे में बात करें तो संस्कृति के स्थान पर स्थानीय भाषा हिंदी, तमिल, मराठी आदि उपदेश दिए जाने लगे, जिससे आंदोलन और जन जन तक पहुंचने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं में देखिए, महाजनपद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मुख्य विशेषता यहाँ मानी जाती है। तो पहली विशेषता ये थी कि इसमें जो है अस्थायी राजनीतिक इकाइयाँ थी, यानी महाजनपद में जो है राज्य होता था और एक विशेष क्षेत्र तक जो है वो सीमित था, पहला पॉइंट। दूसरा, हर की अपनी एक राजधानी होती थी, यानी हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, जिसे मगध की राजधानी राजगिरी, इस प्रकार से 16 महाजनपद होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कर प्रणाली। तो किसानों और व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूला जाता था, जिससे उस पूरे क्षेत्र का साम्राज्य का संचालन किया जा सके। नेक्स्ट है सेना। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अस्थायी सेना होती थी, जिससे अपने वो साम्राज्य का जो है अपना महाजनपद का सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट है प्रकार। प्रकार की बात करें, इसमें 2 प्रकार के महाजनपद थे, एक गणराज्य जैसे वज्जी और एक जो है राजतंत्र जैसे मगध, इस प्रकार से महाजनपद बटे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारतीय रैयतों को जीवन को कैसे प्रभावित किया था। तो इसमें देखिए लिखेंगे आंसर। अमेरिकी गृहयुद्ध के द्वारा जो है 1861 से लेकर 1865 तक माना जाता है, इसमें भारतीय किसानों का असर इसमें देखने को मिलता है। पहला पॉइंट इसमें है कपास की मांग। कपास की मांग मतलब ये कि अमेरिका से कपास की आपूर्ति रोकने के कारण ब्रिटेन ने भारत से कपास आयात बढ़ा दिया था,
और फिर इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है कृषि पर दबाव, यानी किसानों को अनाज छोड़कर नकदी फसल जैसे कपास नकदी फसल के अंतर्गत आता है उगाने को मजबूर कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कीमतों में बढ़ोतरी, कपास की कीमत बढ़ने से शुरू में किसान को लाभ हुआ, लेकिन बाद में कीमत गिरते हुए उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। अगला है नेक्स्ट है कर्ज बढ़ा का मतलब ये है कि किसानों ने अधिक मुनाफे के लिए लालच में साहूकार से कर्ज ले लिया, जिससे वो गरीब होते चले गए। अगला है सामाजिक अस्थिरता, मतलब ये है कि एक फसल पर निर्भर किसान को आर्थिक स्थिति को और अधिक कमज़ोर कर दिया और वो अस्थिर उन्हें बना दिया गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के जो है प्रमुख परिणाम क्या थे। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी थे थाने में जो है 22 उसमें आग लगा दी गई थी। जो क्रोधित भीड़ थी उसके द्वारा 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे, और इसके बाद जो है परिणाम निकल कर आया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने हिंसा के विरोध में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है नेताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई थी। जब ये असहयोग आंदोलन मतलब कि वापस लिया गया तो उसमें जो है कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेज दिया गया था, उसमें महात्मा गांधी भी मुख्य थे। नेक्स्ट है आंदोलन पर असर, इस स्वतंत्रता संग्राम से ने कई दिशाओं में जो है असुविधा को महसूस किया और आंदोलन कुछ समय के लिए जो है धीमा पड़ गया था और फिर धीरे धीरे ये खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त और जो है उसकी वजह से जमींदारी को नीलामी, इसके बारे में बताना है। पहले इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के बिहार और उड़ीसा में लागू किया था 1793। ध्यान रखेंगे, डेट भी पूछा जाता है आपका। इसके तहत जमींदारी को अस्थायी रूप से कर दिया गया और उसके बाद भले ही उनका आय बढ़े या घटे, उससे जो है जमींदारी प्रथा कर दी गई। इसमें मतलब ये होता कि जमींदार जो है वो ज़मीन का मालिक होता था। ठीक है, जमींदार जो है ज़मीन का मालिक होता था और किसानों से फसल उगाने के बाद किसानों से वो टैक्स लेता था और कुछ हिस्सा अपने पास जमींदार रखता था और इसके बाद कुछ हिस्सा जो है अंग्रेज़ों को देता था। इस प्रकार से ये प्रथा चलती थी, चाहे फसल हो या ना हो किसानों से लिया जाता था। इस प्रकार से बड़ी खतरनाक प्रथा भी मानी जाती है। जमींदारी प्रथा के कारण जो नीलामी के कारण थे उसमें पहला था उच्च कर दर। जो कर की दर थी इतनी अधिक थी, कई जमींदार इसे चुका नहीं पाए थे, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा। करों की अनिवार्यता, समय पर कर ना चुका पाने के कारण जमींदार की नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ज का बोझ। कर चुकाने के लिए जमींदारों ने साहूकार से कर्ज लिया और कर्ज ना चुका पाने के कारण वह जो है उनकी जमींदारी बिक गई। इस प्रकार से इसी प्रक्रिया चलती थी। अगला है गरीब और शोषण। गरीब और शोषण का मतलब कि जमींदार किसानों से अधिक कर वसूलते थे, जिससे असंतोष बढ़ा और फिर जमींदारी प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गुरु नानक देव जी शिक्षा के बारे में यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख जो शिक्षाएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली शिक्षा है यहाँ पे एक ईश्वर में आस्था। इन्होंने एक निराकार ईश्वर में विश्वास करने की बात कही है। निराकार का मतलब यह कि ईश्वर तो है दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, पहला पॉइंट। दूसरा है नाम सिमरन। नाम सिमरन तो सुना होगा, ईश्वर का नाम अब जपने यानी नाम सिमरन उनकी भक्ति पर जोर दिया गया। ठीक है, आगे है समानता। समानता का मतलब ये कि जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा मानते थे। अगला है सत्य और सेवा। सत्य और सेवा का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों की सच्चाई के मार्ग पर चलने और दूसरे को सेवा करने की प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट है लंगर प्रथा। लंगर प्रथा का मतलब ये है कि आप जानते होंगे, कहीं देखे होंगे, गुरु नानक ने सामूहिक रूप से रसोई लंगर की शुरुआत की थी ताकि वो कोई भूखा न रहे और सभी को जो है बराबर भोजन मिले। इसीलिए अलग अलग देखेंगे कि जो है खासकर पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर जो है लंगर चलते हैं वहाँ पर उस छिंदोर में। ठीक है, आडंबर का विरोध। उन्होंने मूर्ति पूजा यज्ञ पाखंडों का विरोध किया है। तो उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं थीं जिन्हें आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो है खंड जो है घा रहेगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 300 शब्दों में आंसर देना होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपको 30 नंबर इसके लिए मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। आइए इनको फटाफट एक बार रिविजन कर लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ा आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 में से जो है आपको चाहे ए करना होगा अथवा करके चाहे आपको ये करना होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, 23 में से चाहे आप ये करिए, फिर अथवा करके दिया रहता है चाहे आप ये करिए, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में से चाहे आप ये कर सकते हैं या फिर अथवा करके चाहे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। तो मैं यहाँ पे सब बता दूंगा ताकि जो है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं और भारत में उसके पतन के कारण क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट। पहले बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत उसमें 4 आर्य सत्य बताया गया है। पहला है कि दुख में जो है संसार दुख का व्याप्त है, यानी संसार में दुख है, ठीक है। और दूसरा है उन्होंने कहा है कि दुख समुदाय, यानी सभी दुखों के कारण तृष्णा लालच है। पहला है उन्होंने कहा कि दुख है, यानी संसार में क्या है दुख व्याप्त है। दूसरा कहा उन्होंने कि दुख का जो है कारण क्या है, कारण तृष्णा है, लालच है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि दुख निरोध, यानी तृष्णा नष्ट करने से दुख का अंत हो सकता है। और उसके लिए जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं और वो अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे दिए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए सिंपल से थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ। अगर आपकी दृष्टि जो है, अगर आपकी दृष्टि बहुत अच्छी होगी ना, आपकी नज़रिया देखने की अच्छी होगी, तो आप अपने आप में संकल्प लेंगे कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो देखिए थोड़ा कहानी की तरह समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से याद होएगा। आपकी दृष्टि अगर अच्छी होगी, ठीक है, दृष्टि अच्छी होगी तो आप एक संकल्प लेंगे अपने आप में कि मुझे जो है अपने आप में एक ऐसा काम करना है, अपनी वाणी पर ऐसा जो है रोक लगानी है जिससे मैं कभी किसी से गलत ना बोलूँ किसी को, ठीक है। और ऐसा मैं कर्म करूं जिससे मेरी आजीविका जो है वो अच्छी चले, ठीक है। और ऐसा मैं प्रयास करूंगा जिससे मेरी स्मृति जो है अच्छी होगी, नहीं दिमाग अच्छा होगा और सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन समाधि पर चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पे है, इसके बारे में यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। पतन के कारण देखते हैं। तो पतन के कारण में देखिए पहला पॉइंट है ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान का मतलब ये कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के राजकीय संरक्षण मिलने से बौद्ध धर्म कमजोर हो गया था। दूसरा पॉइंट है मठों का भ्रष्टाचार। बौद्ध बिहारों ने भिक्षु लोग जो है विलास में लिप्त हो गए और जो है जिससे आम जन का विश्वास कम हो गया और उसका पतन माना जाता है। नेक्स्ट है हिंसक आक्रमण। हिंसक आक्रमण में हूण, तुर्कों आदि के द्वारा जो है बौद्ध जो है धर्म पर आक्रमण किए गए और कई केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है महायान और हीनयान में मत में विभाजन हुआ। आपसी मतभेद के कारण जो है बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गए, इसमें महायान और हीनयान में बट गए। जो हिंदी भाषा से दूरी, यानी बौद्ध धर्म में संस्कृत पाली तक ही सीमित रहा और जनमानस तक जो है नहीं पहुंच पाया, जिससे संपर्क खो दिया। इसके पतन के ये कुछ कारण माने जाते हैं। इसके बाद जो है अथवा करके जो विजयनगर समाज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है उनके बारे में तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जाति व्यवस्था। पहला हेडिंग लिखेंगे इसमें कि समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान प्राप्त था, जिसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी पारंपरिक भूमिका में थे, ठीक है। लेकिन इसमें जाति व्यवस्था इस प्रकार से बटी हुई थी। नेक्स्ट नारी जीवन। नारी जीवन में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान भाग लेने की स्वतंत्रता थी, लेकिन सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां प्रचलित थी, ठीक है। आगे है वाणिज्य और व्यापार। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था, जिनसे धन धान्य में कोई कमी नहीं थी। अगला है सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन में जिसमें धर्म में पहला पॉइंट लिखेंगे धर्म और उसमें लिखेंगे हिंदू धर्म वर्चस्व था, लेकिन इस्लामिक सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिला था। अगला है कला और वास्तुकला में देखेंगे तो इसमें जो है बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर थे, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार राम मंदिर, ये कुछ ऐसी संस्कृत मंदिर थी जो प्रसिद्ध थी उस टाइम पे। नेक्स्ट लिखेंगे भाषा और साहित्य। इसमें भाषा और साहित्य में इससे संस्कृति, कन्नड़, तमिल, तेलुगु साहित्य आदि का विकास माना जाता है। वहीं बात करें संगीत में तो विजयनगर साम्राज्य की कर्नाटक संगीत की खूब जो है विकास हुआ था। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा सहायक संधि प्रणाली और उसके गुण दोष के बारे में बताना है। तो पहले बात करते हैं सहायक संधि प्रणाली के बारे में। यह नीति लॉर्ड वेलेंजली द्वारा लागू किया था और इसके अनुसार भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को रखने के लिए खर्च देना पड़ता था।
बदले में अंग्रेज उन्हें बाहरी आक्रमण से बचाते थे। तो ये प्रक्रिया थी। ठीक है, आगे इसके गुण के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश प्रभाव। ब्रिटिश प्रभाव में लिखेंगे भारत में अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और शांति की स्थापना स्थापित की, जिसमें संधि के बाद राज्यों बाहरी आक्रमण रुक गए। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक एकीकरण हुआ, यानी इस प्रणाली में भारत में एक प्रकार से राजनीतिक एकता स्थापित करने में मदद मिली। इसकी कुछ दोष भी हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। तो दोष में आर्थिक शोषण पहला पॉइंट है। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का खर्च देना पड़ता था, जिससे उनका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे इसमें कि आत्मनिर्भरता का अंत में राज्यों ने अपनी सेना पर ध्यान देना छोड़ दिया था, इसके कारण जो है ये यहाँ प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है राजनीतिक गुलामी। भारतीय जो रियासतें थी वो स्वतंत्र होते हुए भी अंग्रेजों के अधीन थे और उनकी गुलामी करते थे। अगला है उदाहरण के तौर पे बस कह सकते हैं कि जो है अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये जो है कुछ ऐसी संधियां जो है स्वीकार की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने अथवा करके पूछा जाएगा इस प्रकार से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। यानी जो आंदोलन हुए थे, बहुत सारे आंदोलन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, किसान सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये सब गांधी जी के द्वारा किए गए थे। इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। पहला यहाँ पे देखिए 1920 में जो है असहयोग आंदोलन। ठीक है, उससे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलक एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, दांडी मार्च कर नमक कर जो था उस पर अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा था, जिससे जो है नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। करो या मरो का नारा इसमें गांधी जी ने दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंदोलन था। इसमें पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया था। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद और सांप्रदायिकता, यानी जो है जो अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन की विफलता के क्या कारण थे। गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 में लंदन में माना जाता है और ये असफल रहा, क्यों, आइए देखते हैं क्यों। अगला है यहाँ पे गांधी जी की अनुपस्थिति। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसमें ध्यान रखेंगे पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का रुख, यानी अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे जो है ये माना जाता है कारण इसका। ठीक है, नेक्स्ट है विभाजित भारत। हिंदू, मुस्लिम, दलित और वर्ग सिखों के बीच में एकता की कमी देखने को मिलती थी, जिससे भारत विभाजित हो गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्णय। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार देकर मतभेद बढ़ा और इसके कारण जो है कई सारे ठोस नतीजे निकलकर सामने आए थे। इसके बाद है नेक्स्ट है अथवा करके किताब उल हिंद पर लेख लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें देखिए किताब उल हिंद जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पहला पॉइंट क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान और खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और इतिहासकार था, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की थी। यह ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन और भारतीय सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। मतलब भारत के बारे में सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में इसमें जो है उल्लेख किया गया है। किसने किया है, अल-बरूनी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें रचना और उद्देश्य क्या किया गया है। तो उसमें देखिए किताबुल हिंद का उद्देश्य भारत के धर्म, दर्शन, परंपराओं और विज्ञान को समझना है, उसका निष्पक्ष वर्णन करना इसमें शामिल किया गया है। अल-बरूनी ने संस्कृत सीखी और हिंदी धर्मग्रंथों का अध्ययन किया, और जिसके कारण उसमें विवरण गहराई से किया और परमता के जो है उसमें झलकती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बात करें वस्तु कथा के बारे में, तो इस ग्रंथ में भारत के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जैसे कि धार्मिक दृष्टिकोण। तो इसमें देखिए हिंदू धर्म के विभिन्न सिद्धांत जैसे कर्मकांड, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि का भी उल्लेख इसमें किया गया है। अगला है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है कि जाति व्यवस्था का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। वही बात करें शिक्षा और विज्ञान में, तो
गणितज्ञ और खगोल शास्त्र और वेद जैसे विज्ञानों पर जोर दिया गया। भारतीय विद्वान को जो वैज्ञानिक दृष्टि थी वो खोजों को रेखांकित किया और उसमें उनके बारे में चर्चा की गई है। अगर भूगोल की बात करें उसमें नदियाँ, पर्वतों, जलवायु विस्तार आदि का भी उल्लेख किया गया कि भारत में कहाँ कहाँ कैसी जलवायु पाई जाती थी, कौन कौन नदियाँ बहती थी, कौन कौन कहाँ कहाँ पर्वत हैं, इसके बारे में भी जिक्र उसमें किया गया है। भाषा और साहित्य की बात करें तो उसमें संस्कृति, साहित्य और उसकी विविधता पर भी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है। आगे इसके महत्व की बात करें तो उसमें किताबुल हिंद भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये धार्मिक पूर्वग्रहों और मुक्त के निष्पक्ष ग्रंथ माना जाता है। अलबरूनी ने स्वीकार किया है कि भारतीय इस्लामिक और परंपराओं में मतभेद है, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को भी रूप देखा है। इस प्रकार से इसको महत्व लिखेंगे और निष्कर्ष में आप यहाँ लिख देंगे कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद को भारत धर्म और समाज विज्ञान का प्रमाणिक वर्णन प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ भारत के इस्लाम विश्व के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान की एक महत्वपूर्ण प्रमाण है और तटस्थता और शुद्ध पद्धति से इसे ऐतिहासिक धरोहर भी माना जाता है। यानी एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीज़ें भारत के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद खंड अंगर है, इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियों में से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए इनका भी डेट देखते हैं। सबसे पहले बात करें 327 अगर ईसा पूर्व पूछेगा तो उसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो ये 327 का हो जाएगा। वहीं बात करें 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का शासन शुरू हुआ था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का बागडोर अपने हाथ में लिया था। वहीं बात करें 185 ईसा पूर्व में तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था और जब पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद का हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो उसमें बस इतना लिखेंगे आप लोग कि मौर्य वंश का पतन हुआ था। ठीक है। 58 ईसा पूर्व की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है। एक ही लिखना है इसमें से, आप बस इतना ले देंगे विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, बस इतना हो जाएगा। ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंट 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शक समूह की शुरुआत हुई और कनिष्क का राजरोहण हुआ था इस टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट है 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर 1857 की बात करें तो उसमें देखिए 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, इसमें जिसमें अंग्रेजों ने गदर कहा था। ठीक है। आगे बात करें 1948 में तो महात्मा गांधी की इसमें हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। आगे बात करते हैं 1922 में तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, जानते हैं, गोरखपुर में। नेक्स्ट है 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इस प्रकार से इसको भर देंगे, मतलब कि कर देंगे। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपका मानचित्र रहेगा। मानचित्र में पूछा जाएगा कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये लाहौर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मुंबई हो जाएगा। वह स्थान जहां जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था तो बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल हो जाएगा इसका। और मनको का निर्माण कहाँ किया गया था, तो मनको का निर्माण चानु होदड़ों में किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। आइए इसको मानचित्र में भर लेते हैं। इस प्रकार से सादा मानचित्र आपको मिलेगा और कैसे मानचित्र भरना है तो ये भी हम आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे 1929 में कांग्रेस ने अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। और भरना है आपको यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यही घुमावदार आपको थोड़ा सा याद दिलाएगा। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और लाहौर यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पड़ता है लाहौर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लाहौर इस प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से डाल देंगे बस। ठीक है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से हुआ था, तो मुंबई आपका देखिए यहाँ पे पड़ेगा, ये टर्निंग पॉइंट ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको पड़ेगा मुंबई, तो यहाँ पे ले देंगे मुंबई इस प्रकार से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भर देंगे दूसरा, बस इतना काम करना होता है मानचित्र में। ठीक है। सही स्थान दर्शाने का सही नाम लिखने का 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वह स्थान जहाँ जमींदारी प्रथा बंदोबस्त लागू किया गया था, तो यहाँ पे देखिए बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, तो भर देंगे, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार, यानी आपको यहाँ पे ये है बंगाल। ठीक है। आप यहाँ पे भर देंगे बंगाल। अगर कहीं बाहर लिखते हैं तो इस प्रकार से एरो बना देंगे। ठीक है। और वहाँ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर से ही पहचान होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने कि वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, तो लोथल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्निंग पॉइंट है यही ध्यान रखेंगे और जस्ट इसके ऊपर यहीं पे लोथल आपका दिखाई देगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे लोथल इस प्रकार से भर देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है वह
स्थान जहाँ मन के प्राप्त तो चानु होदड़ो में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ये चानु होदड़ो। तो यहाँ पे जो है चानु होदड़ो की बात करें इस प्रकार से यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दर्शा देंगे, पाकिस्तान में यहाँ पे दर्शा देंगे और यहाँ लेंगे चानु होदड़ो। ठीक है, चानु होदड़ो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, आप इसे जरूर तैयार कर लें क्योंकि यहाँ से पेपर में देखने को जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।